समझौता कर रही हो किसी अन्य राष्ट्र के साथ, राहुल गांधी उसी तरह विदेशों में पहुंच जाते हैं जैसे भारत पाकिस्तान की किसी भी वार्ता या संभावित वार्ता के समय या उनकी किसी नेता की यात्रा के समय पाकिस्तान के आतंकी। हर बार ऐसा होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आतंकी हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो दुकानदार हैं, बहन के भाई हैं, माँ के पुत्र हैं। तो मोदी जी की अमेरिका यात्रा से पहले मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तान की जमात इस्लामी से जुड़ी संस्थाओं के तत्वावधान में राहुल गांधी कुछ जगहों पर मोहब्बत का खोखा लेकर के जा रहे हैं। ऐसे में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, प्रधानमंत्री नमूना है, फासिज्म आ चुका है, दलित सताए जा रहे हैं, मुस्लिम खतरे में हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसी बातें बोलते दिखे। पहले मुझे लगा कि राहुल गांधी की पूरी स्क्रिप्ट कहीं ChatGPT ने तो नहीं लिख दी है। फिर याद आया कि उसे प्रयोग में लाने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो राहुल में कितनी है, वो मैं आप सब पर छोड़ देता हूँ। 6 o'clock we used to start and we used to end walking at about 7:38 in the evening, and I was like, this is very strange, I'm not feeling tired at all, what is this? ये हो क्या रहा है? आपको थकान हो रही है? Everybody is saying to me, थकान तो नहीं हो रही। Actually what was going on, it was not us that was walking, it was India that was walking with us। राहुल ने आरंभ किया कि वो 6 बजे उठते थे और रात के 7:30 बजे तक चलते थे, कुल 25 किलोमीटर चला करते थे और थकते नहीं थे। बोलते हैं कि पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही। यहाँ पर मैं एक सामाजिक संदेश प्रसारित करना चाहूँगा जिसका राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं है, कि कोकेन या एक्सटेसी जिसे MDMA भी कहते हैं, इसके सेवन से व्यक्ति में सामाजिकता बढ़ जाती है, वो लोगों से मिलने लगता है, उसमें ऊर्जा का भी संचार होता है, सेक्स ड्राइव बढ़ जाता है, सीधा सोचने में समस्या होने लगती है, आदमी स्वप्न लोक में विचरण करने लगता है और विचित्र बातें करता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जैसा करते हैं, जबकि एक बार अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक भारतीय नेता पुत्र के ड्रग्स पोजीशन को लेकर अमेरिका में गिरफ्तारी के समाचार मिलते रहे, पर कोई साक्ष्य है नहीं, तो हम कह नहीं सकते कि वो नेता पुत्र जो है वो कौन है, कोई नहीं जानता। ऊर्जा के संचार की बात तो राहुल ने स्वयं स्वीकार ली। भारत जोड़ो यात्रा में वो जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे या स्वांग रच रहे थे, उसे सामाजिकता में वृद्धि तो कह ही सकते हैं। सेक्स ड्राइव का तो हमें पता नहीं, बस यह पता है कि थाईलैंड की यात्रा बराबर करते रहे हैं और महीने में औसतन 5 विदेशी यात्राएं ये करते हैं। और युवा व्यक्ति का सेक्स ड्राइव नहीं बढ़ा रहेगा तो क्या बुजुर्गों का बढ़ा रहेगा, गजब की बात है। जो भी है, पर मैं इस मामले में कंफर्म नहीं कर सकता, इस पर कोई डेटा उपलब्ध है नहीं। सीधा सोचने में समस्या होने लगती है तो यह तो सबने देखा है कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मर चुका है, मैंने तो उसे कब का मार दिया है, ये जो देख रहे हो राहुल गांधी है ही नहीं। और जहां तक स्वप्न लोक में विचरण की बातें हैं तो 40-50 सीटें लेकर अपनी पारंपरिक सीट गंवाकर स्वयं को भारत का प्रतिनिधि मानने वाला किस लोक में विचर रहा है वो आप ही तय कर लीजिए। और विचित्र बातें करना तो राहुल जी का स्वभाव है। आलू से सोना बनाना, मेड इन अमेरिका स्मार्टफोन हो, कश्मीर में आतंकवादियों से बात करने के दावे हैं। राहुल जी में वैचित्र्य की कोई भी कमी नहीं है। मैं वापस यह कह रहा हूं कि ये केवल कोइंसिडेंस हो सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि राहुल गांधी एक्सटेसी, MDMA या इस तरह के पदार्थ का सेवन करते हैं। हाँ, उन्हें एक ही बात का नशा है, वह है मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोलने का नशा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अवैध या संवैधानिक है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। आगे वो बोल रहे थे तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इंदिरा गांधी को भी प्रदर्शनकारियों ने घसीट लिया, फिर उन्हें चुप कराया गया। पर हाँ, राहुल ने यहां भी डिंपल बनाकर कहा, नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ऐसा कहते ये सुनते ही प्रदर्शनकारियों के कानों से रक्तस्राव होने लगा। 3 को हृदयाघात पहुंचा। 2 ने पैर पकड़कर क्षमा याचना कर दी कि उन्होंने तपस्वी राहुल गांधी को कटी हुई दाढ़ी के कारण थोड़ा लेट से पहचाना। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कभी भी इस जादू को समझ पाएंगे जो राहुल गांधी भारत से बाहर लोगों पर कर देते हैं। यदि अमेरिका भारत में होता तो राहुल गांधी जी थाईलैंड के प्रधानमंत्री होते और पूरा जापान उनके आदेशों पर वैसे ही चलता जैसे चीन चलता है। आप कहेंगे प्रातस्मरणीय श्री अजीत भारती जी को, यह कैसी बहकी बातें आप कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि शुरुआत किसने की, और यदि राहुल गांधी कैलिफोर्निया में जाकर भारत का चुनाव जीतने का माहौल बना सकते हैं तो मैं ऐसा क्यों ना मानूं कि जो बातें मैंने ऊपर कही हैं वो हो सकता है। द गवर्नमेंट ट्राइड एवरीथिंग, जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी। पुलिस को यूज किया, जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि आप सबने हमारी मदद की। आगे राहुल गांधी ने सामने बैठी जनता को बताया कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को पुलिस प्रशासन से लेकर हर तरह से मोदी ने जो रोकने की चेष्टा की। जनता आह्लादित हो गई, जैसे उन्होंने थोड़ी देर पूर्व यह विश्वास कर लिया था कि राहुल गांधी वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा पैदल चलकर पूरी कर ली थी उन्होंने। पहली बात तो यह है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और हर राज्य में, चाहे भाजपा शासित ही या अन्य दलों द्वारा, हर संभव सहयोग उस पूरी यात्रा को मिला। ट्रैफिक का, कानून व्यवस्था का, भीड़ नियंत्रण का, सुरक्षा का जो भी प्रोटोकॉल होता है सारा फॉलो हुआ। और यात्रा का कश्मीर में भी पहुंच जाना भी मोदी सरकार की ही कश्मीर नीतियों के कारण संभव हुआ। इनके प्रधानमंत्री दिल्ली में भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देते रहे हैं। लाल चौक पर किसी केंद्रीय नेता का एक भीड़ के साथ पहुंचना बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में कितना कुछ परिवर्तित हुआ, उसका कारण कौन था। राहुल गांधी यहाँ थोड़े बह गए भावनाओं में जब उन्होंने वहाँ बैठे लोगों को कहा कि ये यात्रा आप सबके सहयोग से संभव हो पाया। जो भारत से बाहर थे उनका विशेष धन्यवाद किया।
मुझे लगा कि सैम पित्रोदा कहीं स्टेज पर आकर राहुल के बाल पकड़कर नोचते हुए ना कहते तू चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड और पाकिस्तान की जमात इस्लामी जैसी संस्थाओं के संरक्षण में जब कोई आयोजन चल रहा जो सबको ज्ञात है तो इसमें स्कीम बचती कहाँ है। सबको पता है कि हारी हुई पार्टियों के पास इतना फंड कहाँ से आता है कि पूरे के पूरे दर्जनों कंटेनर महीनों तक खींचते रहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। Guru Nanak Ji, his entire life was about this only. Be humble, be affectionate. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia, Thailand, Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. बहते बहते राहुल गांधी ने स्वयं की यात्रा को गुरु नानक देव की मक्का यात्रा से जोड़ दिया। ये बात अलग है कि 84 के सिख नरसंहारों के बारे में बात करना भूल गए कि किसकी पार्टी ने एक पूरे समुदाय का नरसंहार किया था। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उस कमलनाथ को 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री किसके कहने पर बनाया गया था, जिसके 84 के नरसंहार के फोटो आज भी इंटरनेट पे घूमते रहते हैं। जिस पार्टी का पूरा इतिहास पूरे भारत में दंगे कराने या दंगों को होने देने या उस समय सत्ता में होने से ही परिभाषित होता है, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी होकर धार्मिक या जातीय नरसंहारों में भाग लिया है, चाहे वो चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हो या सिखों का, वो प्रेम की बातें करे तो उनके झूठ की तुलना में विकिपीडिया भी ठीक ठाक लगने लगता है। राहुल जी ने बताया कि कैसे भारत में आज के समय में लोगों के जीवन पर, उनके वे ऑफ लाइफ पर आक्रमण हो रहे हैं, विविधता पर चोट की जा रही है। दलितों की जो हालत 1980 में थी वही हालत आज मुसलमानों की हो गई। चूंकि कई बार विशिष्ट पदार्थ के सेवन से समय बोध जाता रहता है, तो राहुल गांधी संभवतः यह भूल गए कि 80 के दशक तक किन लोगों ने देश पर राज किया, और यदि वह स्वयं मान रहे हैं कि दलितों की स्थिति चिंताजनक थी, तो फिर इंदिरा और राजीव गांधी को इसका पूरा दोष और कुछ दोष नेहरू जी को भी जाना चाहिए। और आज मुसलमानों की स्थिति यदि चिंताजनक है, जो कि आपके स्वप्न लोक में विचरण के कारण ऐसा लगता हो, पर किसी भी सूचकांक पर, चाहे वो शिक्षा हो, कुपोषण हो, आवास की उपलब्धता हो, आर्थिक उन्नति हो, सब पर मुसलमान समुदाय ने आपके समय से अधिक ही प्रगति की। ये बात और है कि अपनी ही साइकिल में स्वयं डंडा फंसाकर गिर जाने पर सड़क को दोष देना किसी समुदाय की नियति बन गई हो तो उसका कुछ हो नहीं सकता। चाहे दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे हों, या तमिलनाडु की ट्रेन में पेट्रोल छिड़ककर नया गोधरा करने की इच्छा रखने वाले मुस्लिम हों, या फिर 2014 से अभी तक किए गए लव जिहाद मामलों में 240 हिंदुओं की हत्या। स्थिति तो हिंदुओं की चिंताजनक है राहुल जी, और आक्रमण तो हमारे जीने के तरीकों पर हो रहा है, जहां हिंदू समाज दिल्ली से लेकर मथुरा, कैराना और न जाने कहां कहां से पलायन करने को विवश है, और घरों के बाहर लिख रहा है कि यह मकान बिकाऊ है। यह मानता हूं कि बकलोलों की ही दर्शक दीर्घा आपके समक्ष थी, तो बोलने को तो आप यह भी बोल सकते थे कि आप राहुल गांधी हैं और आप स्वयं को बगुला मानते हैं। लोग तालियां पीट लेते और हम सर। We have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They think maybe they know even more than God. Prime Minister is one such specimen. If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. And God would get confused that what have I created? They can speak to scientists and explain science to them, speak to historians and explain history to them, warfare to the army. At the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक नमूना कहा, स्पेसिमेन। क्या यह विचित्र नहीं कि राहुल गांधी जैसा नमूना किसी और को नमूना कहे? क्या यह विचित्र नहीं कि जिस मीडियोक्रिटी की बात राहुल गांधी कर रहा है वह स्वयं ही हर एक दृष्टिकोण से औसत भी नहीं, बल्कि यदि वह उस घर में पैदा न हुआ होता तो ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर पहाड़गंज की किसी गली में नग्न किसी नाली में लौटता हुआ रहता, जिसके बारे में हम कभी जान भी नहीं पाते। अपनी मूर्खता का इतना दम अति दुर्लभ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। राहुल गांधी जैसा मीडियोकर व्यक्ति भारतीय संसदीय इतिहास में कभी हुआ ही नहीं होगा। कुछ लोगों की केवल एक ही उपलब्धि होती है कि वो किसकी डिंब ग्रंथि के डिंब और किसके शुक्राणु से निषेचित होकर बाहर निकले। इन्होंने कहा कि मोदी की अगर भगवान से बात होगी तो भगवान को ही वो बताएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। राहुल भाई, पहले ये तो बता दो कि तुम दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण कैसे हो? ऊपर में वो गॉड दी फादर अहुर माजदा और ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यह प्राणी किसके हिस्से का है। नमूना तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम वहां स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, या फिर अमेरिका के इन लोगों ने दीर्घकाल से किसी जोकर को नहीं देखा था तो तुम्हें बुला लिया, चलो यार इसका तो एक एक शब्द मजेदार होता है, आनंद कराएगा हमें। राहुल गांधी, तुम्हें यह स्मरण रहे कि तुम इनके लिए सीढ़ी की एक लकड़ी मात्र हो, स्वयं को इससे अधिक गंभीरता से मत आंको। ये वही आयोजन था जहां मूलतः मुसलमानों की एक भीड़ के सामने राष्ट्रगान गाया जा रहा था और 90% लोगों ने खड़े होने की चेष्टा भी नहीं की। बाद में कहने लगे कि माइक टेस्टिंग हो रही है। ये लोग भारत की भारतीयता और संविधान को लेकर कंसर्न लोग हैं जो माइक टेस्टिंग के लिए राष्ट्रगान गवाते हैं और खड़े तक नहीं होते। यह कोई त्रुटि नहीं है, यह गजवाए हिंद वालों का पाकिस्तान प्रायोजित मुस्लिम संस्थाओं द्वारा भारत को एक संदेश है कि हम तुम्हारे नेता को बुलाएंगे, तुम्हारे ऊपर उनसे थुकवाएंगे और तुम्हारे राष्ट्रीय प्रतीकों को रौंदेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। माइक टेस्टिंग के लिए जनगण मन का गायन केवल यही लोग कर सकते हैं। बाद में राहुल गांधी ने उन्हीं बच्चियों द्वारा किए गए गायन को लेकर कहा कि वो तो सबसे सीखते हैं, जैसे कि इनसे आप गाना सीख सकते हैं। सही बात है राहुल, आप भले ही 50 वर्ष के हो गए, पर आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि भारत के बाहर, चाहे हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, अमेरिका हो, यूके हो, पजामा खोलकर विष्ठा करना बंद करो। आपको लगता होगा कि सामने के लोग मोदी पर हंस रहे हैं,
पर वो आपके नाड़ा खोलने से लेकर पाजामा नीचे करने और बैठने तक की हर मूवमेंट पर हंस रहे हैं कि देखो हमने इन्हें कैसे खरीद रखा है कि जिस देश पर इसके परिवार ने राज किया उसी की तथाकथित कमियां गिनाने ये देश छोड़कर बाहर आता है। If you believed in anger, hatred, arrogance, you'd be sitting in a BJP meeting. And I would be doing Man Ki Baat. आगे उन्होंने कहा कि यदि सामने बैठे लोगों को क्रोध, घृणा या अकड़ में विश्वास होता तो भाजपा की किसी सभा में बैठे होते और राहुल गांधी मन की बात कर रहे हैं। भाई मन की बात करने के लिए 272 सीटें चाहिए और तुम्हारी स्थिति यह है कि तुम्हारे पास बहुमत तो छोड़ो 10% सीट भी नहीं है कि तुम अपना नेता प्रतिपक्ष भी बनवा सको। ऐसे चुटकुले तुम इन्हीं पाकिस्तानियों के सामने मार सकते हो जो हंस देंगे, पर सत्य यही है कि चाहे तुम राजीव गांधी की तरह घुंघराले बाल बनाकर चीन पर ज्ञान दो या मुंह पर तेल मलकर गरीब दिखने की चेष्टा करो या क्लीन शेव होकर काले सफेद कपड़ों में पिता की छवि लाने का प्रयास करो, तुम मुंह खोलोगे ही और वहीं तुम्हारा भांडा फूट जाता है। When America says Indian people are extremely intelligent, are masters of IT, Indian people are respectful, all these ideas that have come, they've come because of you and because of your actions and your behaviors. यहाँ राहुल ने कहा कि अमेरिका कहता है कि भारतीय बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि राहुल जी आपने जो कहा वह सत्य तो है, पर उस गणना में आपके जैसे भारतीय नहीं आते, क्योंकि आपके जैसे लोग पूरे भारत की सामूहिक IQ में तीखी गिरावट ले आते हैं। If we give women space in the governance of the country, the businesses of the country, we will automatically make them safe. Involving them in politics, in business, in running the country are the way to give them power. राहुल जी का स्त्रियों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा ही है, जहां वो एक इंटरव्यू में वही मजा पूरे भारत की महिलाओं को देना चाहते थे। उसी तरह उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएगी और उसे पास कराएगी जब उन्हें बहुमत मिलेगा। जब आपके पास सत्ता थी तो 2 बार आप लोकसभा में इसे पास कराना तो छोड़िए, मतदान तक नहीं करा पाए। आज आप कह रहे हैं कि आप पास करा देंगे, कैसे? किस गणित से आपको लगता है कि 53 सांसदों वाली पार्टी सत्ता में बहुमत से वापस आ जाएगी? दूसरी बात,